हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ अनीता अडवाणी के बारे में। अनीता अडवाणी कौन है? अनीता अडवाणी वही हैं जो राजेश खन्ना, मशहूर बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार, जब उनकी सन 2012 में डेथ हुई थी तो उसके बाद इनका नाम निकल कर आया था और बहुत सारे क्लेम अनीता अडवाणी ने किए थे कि वो कई सालों से राजेश खन्ना जी के साथ रह रही हैं, एक तरीके से उनकी सरोगेट वाइफ हैं और पूरे तरीके से उन्होंने सारे वो फ़र्ज़ निभाए हैं जो एक वाइफ़ को निभाने चाहिए। और फिर उसके बाद जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और बहुत सारे खुलासे भी किए। फिर उसके बाद जो है सन 2013 में उनको बुलाया गया बिग बॉस के सीज़न 7 में, जिसकी आगे जाके विजेता बनी गौहर खान। तो उस सीज़न में अनीता अडवाणी आई थी और ऐसा लग रहा था कि अनीता अडवाणी आएंगी और बहुत सारे अपने निजी जीवन के जो राजेश खन्ना जी से जुड़े हुए हैं उनके खुलासे उस शो में होंगे, पर वो हो नहीं सका क्योंकि चंद ही हफ्तों में उनकी विदाई करवा दी गई। और जो है उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था उनका एज, क्योंकि जो उनका एज था वो सीनियर था। और बिग बॉस एक ऐसा शो रहा है और बिग बॉस की ये हिस्ट्री रही है कि जितने भी सीनियर सिटीज़न टाइप के जो कंटेस्टेंट आते हैं वो ज़्यादा देर तक चलते नहीं हैं। बहुत रेयर कोई कंटेस्टेंट हो या तो उसकी बहुत कोई पहुंच हो या उसकी कोई ओवर द टॉप जाकर कंट्रोवर्सी हो या कुछ उसकी सांठ गांठ हो तो ही उसे इतनी आगे तक रखा जाता है, अदरवाइज़ उनको बहुत जल्दी इविक्ट कर दिया जाता है। एक तरीके से जो चैनल वाले ही हैं वो खुद ही ऐसी जो है वो भूमिका रचते हैं कि कुछ ऐसा करे कि उनका नाम नॉमिनेशन में आ जाए और वो इविक्ट हो जाए, क्योंकि बिग बॉस शो जो चलता है वो चलता है ऐसे कंटेस्टेंट से जो ड्रामा क्रिएट करें, नौटंकी करें, झगड़ा करें, लव अफेयर करें और बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होकर ये खेल को खेलें, तो उनकी ज़रूरत ज़्यादा रहती है। और अनीता अडवाणी जी काफ़ी सीनियर थी और वो काफ़ी डिग्निटी के साथ रहने में बिलीव करती थी, लेकिन वही वाली बात है कि वो ज़्यादा चीज़ें हो नहीं पाई और एक तरीके से शो के मेकर्स ने ऐसी भूमिका रची कि उनका नाम जो है वो खुद ब खुद जो है वो नॉमिनेशन में आ गया और वो उसके चलते इविक्ट हो गई। अब काफ़ी सालों से अनीता अडवाणी जी के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ने में सुनने में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा। इनफैक्ट मैं उनके कुछ एक दो इंटरव्यूज़ काफ़ी टाइम से देख चुकी हूँ, एक पहले देख चुकी हूँ और एक हाल ही में मैंने उनका इंटरव्यू देखा। एक पॉडकास्ट में वो आई हुई थी और वहाँ पर उन्होंने कई बातें करी और उन्होंने अपनी लाइफ को लेकर भी एक बुक लॉन्च करने वाली हैं वो, जिसमें उन्होंने अपने और राजेश खन्ना के रिलेशनशिप को जो है वो बहुत ही डीपली बताया है बुक के द्वारा। और काफ़ी बातें उन्होंने बताई जो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी कि जो अनीता जी की जो मुलाकात है वो राजेश खन्ना से तब हुई थी जब डिम्पल कबाड़िया से उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वो बात अलग है कि उनकी एज बहुत छोटी थी जिस वजह से वो पढ़ने को चली गई और कुछ उनका झगड़ा भी हो गया था राजेश खन्ना साहब से और इसके बाद उन्हें लग रहा था कि वो अब उनसे कभी नहीं मिलेंगी। और बहुत छोटी सी उम्र से वो राजेश खन्ना को लाइक करती थी और राजेश खन्ना भी उनको काफ़ी उनके साथ बहुत ही जेंटलमैन बिहेव करते थे। और यही वजह है कि अनीता उनसे दूर जाने के बावजूद भी पढ़ाई के सिलसिले में जब वो जयपुर जाती हैं तो वहाँ पर वो अपना काम करती हैं, पढ़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका किसी और के साथ कोई संबंध नहीं बनता है। वो अपने अंदर सिर्फ़ और सिर्फ राजेश खन्ना को ही रखती हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि इधर राजेश खन्ना जो हैं वो एक टीनेजर लड़की, यानी कि अनीता के साथ उनका रिलेशन नहीं चला क्योंकि वो यंग थी, टीनेजर थी, लेकिन उनकी शादी होती है डिम्पल कबाड़िया के साथ जो खुद ही एक टीनेजर लड़की थी, इनफैक्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, लेकिन उन्होंने अपना करियर छोड़ छाड़ के राजेश खन्ना की पत्नी बनना ज़्यादा बेहतर समझा। और फिर उसके कई सालों के बाद अनीता जी की जो मुलाकात है वो राजेश खन्ना साहब से एक पार्टी में हुई और वहीं से वापस से
उनके जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए और वापस से जो हैं दोनों करीब आ गए और सन 2000 में उन्होंने साथ में रहना शुरू कर दिया। जो अनीता जी हैं उनके भी बॉलीवुड में कनेक्शंस रहे हैं। उनके फादर फाइनेंसर थे, प्रोड्यूसर्स को पैसे दिया करते थे, जिस वजह से उनकी थोड़ी बहुत पहचान थी। और अनीता जी ने भी शालीमार फिल्म में एक ट्राइबल डांस भी किया है, कुछ फिल्में भी करी हैं और फिल्मों के ऑफर्स उन्हें आ भी रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि जो बॉलीवुड में का जो एक बहुत ही मशहूर चलन है कास्टिंग काउच का, उसका वो शिकार नहीं होना चाहती थी क्योंकि वो एक वेल ऑफ फैमिली से थी। उनके फादर की काफ़ी जल्दी डेथ हो गई, जिसके बाद वो जो है काम करने लगी शौकिया तौर पे, लेकिन फिर उन्होंने इस काम को बीच में ही एक्टिंग के छोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और फिर इसी दौरान वो राजेश खन्ना से अलग भी हो गई। हालांकि वो उनकी शूटिंग देखने फिल्मों की जाया करती थी और वहाँ पर राजेश खन्ना उनको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते थे, उनकी फ्रेंड को जिनके माध्यम से वो सेट पर जाती थी। तो उन्होंने अपने जीवन के कई ऐसे पहलुओं के बारे में बताया जिसके बारे में कोई जानता नहीं है। उन्होंने ये तक बताया कि जो राजेश खन्ना की जो पत्नी थी डिम्पल कबाड़िया, उनकी बेटियां, सबको इस रिलेशन के बारे में पता था, वो मिल भी चुकी थी और सबका जो रवैया है वो उनके साथ बहुत अच्छा रहा। लेकिन जैसे ही उनकी तबीयत ख़राब हुई वहीं से धीरे धीरे सारी सिचुएशन बढ़ गई। उन्होंने ये तक कहा कि राजेश खन्ना ने जो विल बनाई थी उसमें कुछ हिस्सा अनीता जी के लिए भी था, लेकिन उस चीज़ को भी मैनिपुलेट करवा लिया गया और इसी चीज़ को लेकर उनका काफ़ी लंबे समय से कोर्ट केस चला है और काफ़ी हद तक कुछ फैसले उनके हक में भी आए हैं और कुछ अभी भी चल रहे हैं। तो एक तरीके से 10 साल से वो एक कानूनी लड़ाई भी लड़ रही हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने राजेश खन्ना के साथ रहते हुए अपना एक कैफ़े भी खोला और एक तरीके से वो अपने आप को आत्मनिर्भर रखती थी। ये बात अलग है कि राजेश खन्ना को ये पसंद नहीं था, बट फिर भी वो काम करती थी और उनसे मिलने बहुत सारे उनके जो दोस्त भी आते थे जिनसे वो भी मिलती थी, जैसे मुमताज़, रीना रॉय, और जब वो बीमार थे तो उनसे मिलने प्रभु देवा भी आते थे, यश चोपड़ा भी आते थे, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी आते थे। तो वही वाली बात है कि जब वो बीमार पड़े तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनसे मिलने थोड़ा ज़्यादा आने लगे। हालांकि उससे पहले तो वही सब कुछ राजेश खन्ना के लिए संभालती थी। तो ये पूरी जो इंटरव्यू है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देखिएगा कि बहुत सारे पहलुओं के बारे में उन्होंने बात करी है कि कितनी वो डिप्रेशन में रहीं और किस तरीके से जब राजेश खन्ना की डेथ हुई तो उनके साथ किस तरीके का सौतेला व्यवहार सबने करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब उनके शव को जो है ट्रक में लेके जाया जा रहा था, फूलों से जो ट्रक सजाया था, जो अक्सर ये किया जाता है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको एक बहुत अच्छा गेस्चर देने के लिए एक ट्रक में उनके शव को रख कर लेके जाया जाता है और बाहर की तरफ उनकी तस्वीर लगाई जाती है। तो उस ट्रक में भी जो है अनीता जी चढ़ी थी पर उनको उतार दिया गया। यहाँ तक कि जो भी उनकी रस्में थी वहाँ पर भी उनको ठीक से जो है वो लाया नहीं जा रहा था। ख़ास तौर पे जो राजेश खन्ना साहब का जो चौथा था वहाँ पर बाउंसर तक बुलाए गए कि भाई अनीता जी को आने ना दिया जाए और अगर वो आए तो किस तरीके से उन्हें रोका जाए। इनफैक्ट बहुत सारी मीडिया भी उस टाइम पे मौजूद थी। अनीता जी के कुछ दोस्त, कुछ स्टाफ मेंबर अनीता जी को ये गोपनीय सूचना उन्होंने दे रखी थी और कहा था आप चलो, आप आओ, हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। और कुछ मीडिया वाले भी जो थे अनीता जी के साथ थे, उन्होंने बाकायदा अनीता जी से कहा कि हम आपको एक कैमरा देंगे, आप अपने किसी साथ वाले को देना और शूट करना कि जब आप अंदर जाओ तो किस तरीके से बाउंसर्स आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरी योजना तक बन रही थी, लेकिन अनीता जी ने बहुत ही डिग्निटी के साथ ये चीज़ें नहीं करी। उन्होंने कहा कि मैंने मना कर दिया कि मैं ये सब ओछी हरकतें नहीं करूँगी। वो अपना अलग से मंदिर जाकर उन्होंने जो भी चौथा उनको करना था, जो भी सेरेमनी, जो भी क्रिया होती है, वो उन्होंने अलग से अपना करना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि रादर देन कि वो वहाँ जाएं, तमाशा खड़ा करें।
बिल्कुल भी उन्होंने जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी गंदा नहीं किया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। शायद कोई और लेडी होती तो उसको बुरा लग सकता था, उसको गुस्सा आ सकता था कि भाई मैंने इतने टाइम तक इनकी सेवा करी, सब कुछ किया, अपना सब कुछ जो है उस आदमी पर न्यौछावर कर दिया। पत्नी ना होकर भी मैंने पत्नी के सारे धर्म निभाए और उसके बावजूद भी मुझे इस तरीके से दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ये तो बहुत ही ख़राब बात है। भाई मैं भी पर्सनली इस चीज़ को देखती हूँ कि अगर हम लोग कभी अपने किसी स्टाफ को अपने घर का कोई थोड़ा सा कोई जगह रहने को देते हैं ना, तो जब हम लोगों को अपना घर शिफ्ट करना होता है तो हमें बकायदा उस स्टाफ को अगर हम अपने साथ लेकर नहीं जा रहे हैं तो हमें बकायदा उनको पे करना पड़ता है कि भाई तुम जाकर कोई दूसरा मकान ले लो, दूसरी जगह ले लो। और वो भी नहीं हिलते, वो भी कहते हैं कि नहीं भाई हम कहाँ जाएंगे, हमें कुछ पैसे दो, हम तो यहीं पर आपके ही आश्रित थे, अब आप चले जाओगे अपना मकान बेच बाच के, या आप चाहते हो कि हम ये जगह खाली कर दें, भले ही आप कहीं और नहीं जा रहे हो, तो हमें तो पैसे दो। जब हम उन लोगों को प्लस माइनस करके हिसाब कर देते हैं तो वो औरत जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, अपनी पूरी लाइफ दे दी उस शख्स को, तो वो थोड़ी तो हकदार थी। मेरे हिसाब से तो वो थी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि पत्नी का अपना हक होता है, क्योंकि वो अभी भी उनसे मैरिड थी, डिम्पल कबाड़िया, 2 बच्चे हो गए और मैरिड थे, पूरी सेटल थे। तो कुछ प्लस माइनस करके बुढ़ापे में वो औरत कहाँ जाए। पहले मुझे लगता था कि भाई क्या ज़रूरत है, क्या लेने की ज़रूरत है, पहले कुछ टाइम से जब ये इंटरव्यूज़ मैंने नहीं देखे थे, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं भाई, मतलब कोई औरत इतना कुछ कर रही है, ठीक है, वो कोई फाइनेंशियली कोई बहुत बुरी हालत में नहीं होगी, लेकिन फिर भी जब जिन्होंने उनका कुछ भी नहीं किया वो हक ले सकते हैं प्रॉपर्टी में, तो जिसने इतना कुछ किया उसको थोड़ा बहुत तो दो। फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी ही सही, इतना कुछ तो दो कि चलो ठीक है। और उनके हस्बैंड ने, ऐसा नहीं है राजेश खन्ना ने, वो कहती हैं कि मेरे मेरे लिए रखा था, लेकिन वही बात है कि मैनिपुलेट करवा के कहाँ सिग्नेचर करवा लिए, क्योंकि वो बीमार थे एंड टाइम पे। और उन्होंने ये भी बताया कि राजेश खन्ना की जो बहनें थी वो भी मेरे कांटेक्ट में थी, और बाकायदा मैंने जो है कोर्ट में ये दिखाया कि मेरा और राजेश खन्ना का कोई ऐसा कोई फैब्रिकेटेड रिलेशन नहीं है, मतलब प्रॉपर वाला रिलेशन था। उसकी जो बहनें थी वो मुझसे कनेक्टेड थी, कोई भी मैसेज होता था वो मैं ही देती थी, मैं ही सब करती थी, मुझे मेल्स लिखती थी, तस्वीरें भी थी। ये सारी बातें आपको मिलेंगी इस इंटरव्यू में। तो मुझे बुरा लगा, मतलब कि वही वाली बात है ना कि एक ऐसे आदमी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी के गोल्डन ईयर्स बर्बाद कर देने, जो कहने को शादीशुदा था, बच्चे थे, दामाद थे, नाती नातिन थे, उस आदमी के साथ रहकर अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। और अभी भी वो जो है मतलब कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काट रही है, दुखी है कि मुझे अंतिम संस्कार में भी जाने नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। अब हो सकता है और भी कोई पहलू हो, लेकिन जितना भी उन्होंने बोला आकर के, हालांकि उन्होंने कुछ ज़्यादा, एक टाइम पर तो वो काफ़ी स्ट्रांगली बातें किया करती थी, लेकिन अब क्योंकि ऑब्वियसली इतने साल हो गए हैं तो अब वो उतने उतने शार्प तरीके से बात नहीं कर रही हैं। उन्होंने पर्टिकुलरली कोई नाम लेकर स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर इंसान पर ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप उनका इंटरव्यू देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि बंदी काफ़ी सेंसिबल है और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है और काफ़ी डेडिकेटेड है। मतलब आप देखिए कि एक ऐसे इंसान के साथ इतनी कम उम्र में दिल लगाया, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसकी नाम शोहरत ये सब चीज़ों की उसको पड़ी थी, और धीरे धीरे उनकी डेथ से पहले लोगों को पता चलना शुरू हो गया था कि भाई ये औरत है और ये औरत इतने टाइम से राजेश खन्ना के साथ रह रही है। और कहीं से भी वो औरत झूठ तो बोल नहीं रही है, क्योंकि जब वो इतनी बातें कर रही है कि मैं बहनों से भी कनेक्टेड थी, मैं घर पर जो है पूरा सब संभालती थी, मैं उनकी हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखती थी, और उन्होंने घर के मंदिर में ही मुझसे शादी की थी, मुझे कंगन पहनाए, मुझे मेरी मांग में सिंदूर भरा, तो अनऑफिशियली
ठीक है, वो उनकी वाइफ ज़रूर थी, ऑफिशियली नहीं थी, ऑन रिकॉर्ड्स नहीं थी, लेकिन बीवी के तो सारे फ़र्ज़ उन्होंने ही निभाए। और अभी भी आप देखिए तो वो कैसे भी करके अपनी लाइफ को मैनेज कर रही हैं। वो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्ट भी वो करती हैं, पहले भी करती थी, कुछ ना कुछ वो अपने पैरों पर खड़ी ही थी। हालांकि राजेश खन्ना जी ने जब उनसे घर पे शादी की तो कहा आज से तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो कहीं ना कहीं एक जो हस्बैंड की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी वाइफ को हर तरीके से सपोर्ट करना, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, तो वो सारी चीज़ें करना चाहते थे। और सबसे हैरानी की बात मुझे लगी कि डिम्पल कबाड़िया और उनकी फैमिली को तो ऑलरेडी उनके बारे में पता था। ये तो था नहीं कि भाई सबको शौक लग गया कि अरे ये कौन सी औरत निकल के आ गई, अरे इस औरत को निकालो यहाँ से, ये कौन सी घुस आई है औरत, हम तो इसको जानते नहीं है। सब कुछ था। वो बाकायदा डिम्पल कबाड़िया जी के घर भी गई थी राजेश खन्ना जी के साथ। ऐसा इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सब कुछ तो बहुत ओपन था, ट्रांसपेरेंट था, बट उसके बावजूद भी कि पैसे के लालच में कि भाई इस औरत को कुछ ना मिल जाए। अब इसके पीछे हो सकता है कि क्या वजह रही, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू डिम्पल कबाड़िया जी का था या उनकी बेटियों का था, आई डोंट नो क्या था, लेकिन जो भी था वो मुझे नहीं पता। लेकिन जितना भी मैंने सुना है अनीता जी के लिए, मुझे बुरा लगा है। और अब वो अकेली हैं, बिल्कुल उनकी कोई औलाद भी नहीं है। जाहिर सी बात है, जब शादी ही ऑफिशियल नहीं थी तो फिर क्या बच्चे होते, क्या होता, कैसे होता। तो ये सब की भी जो है उन्होंने ज़्यादा परवाह नहीं करी। आज वो अकेले फ़ाइट कर रही हैं। और देखिए पब्लिसिटी भी वो क्या ली उन्होंने, वो भले ही बिग बॉस में गई और उन्होंने बताया था कि मुझे लॉयर ने बोला था, मैं तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वहाँ पर भी वो गई और डिग्निटी के साथ गई और डिग्निटी के साथ वापस आई। उसके बाद वो और कहीं कोई दिखी नहीं किसी प्लेटफॉर्म पर। अब हो सकता है उनके लिए रोक लगा दी गई हो, या मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने फिर खुद ही ये चीज़ें नहीं करी हो, क्योंकि वो खुद ही कहती हैं कि मुझे इतनी गंदगी करनी नहीं थी। तो खैर जो भी था, एक डिसेंट लेडी मुझे लगी, लेकिन प्यार मोहब्बत के चक्कर में और ख़ास तौर पे एक शादीशुदा आदमी के, दो बच्चों के बाप इंसान के साथ, जो दो बच्चों का बाप है, उसके लिए अपनी लाइफ को तबाह कर दिया इस औरत ने। एक तरफ डिम्पल कबाड़िया हैं जिन्होंने अपना करियर को बर्बाद कर दिया उनसे शादी करके, और एक ऐसी टीनेजर लड़की जिसने कम उम्र में जो है राजेश खन्ना के साथ दिल लगा करके अपना खूबसूरत अपनी जो एक लाइफ के जो गोल्डन मोमेंट्स होते हैं हर लड़के लड़की की, वो भी तबाह कर दिए। तो एक तरीके से राजेश खन्ना जी की ज़िंदगी में दो महिलाएं आईं जो दोनों ही कम उम्र की थी, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं सुखी तो नहीं है, क्योंकि डिम्पल कबाड़िया जी की भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मैरिज में रहे। मैंने उनकी शादी पर भी बात कर रखी है अपने चैनल पर। और दूसरी तरफ ये महिला है जिसने दिल लगा लिया और फिर उसके बाद ऐसा लगाया कि किसी और के साथ लगाने की उसने जो है ज़रूरत ही नहीं समझी। और फिर उसके बाद अब इस एज में जहाँ पर एक औरत को पूरे तरीके से एक, जो कहते हैं ना, एक औरत की एक सेटलिंग लाइफ होती है, ग्रेसफुल लाइफ होती है, अच्छी खासी एज होगी उनकी भी, तो उसके बावजूद भी वो इस तरीके से इमोशनली स्ट्रगल कर रही हैं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगी। भाई फाइनेंशियली तो सबको एक ज़रूरत होती है, और देखो पैसा कितना भी आपके पास हो वो कम ही लगता है, क्योंकि आजकल जिस तरह का माहौल है, बीमारियां हैं, पूरा का पूरे घर बिक जाते हैं, दुकानें बिक जाती हैं, जेवर बिक जाते हैं। तो कितना आप देखिए मैं तो कहीं ना कहीं मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है अनीता जी के साथ में। ऐसा नहीं है कि डिम्पल जी के लिए मेरे लिए कोई गलत है, वो भी अपनी जगह सही है कि वो पत्नी हैं, उनका हक है, उनके बच्चों का हक है, वो भी सही होंगी। लेकिन इस चक्कर में अनीता जी की तो लाइफ तबाह हो गई। और इधर राजेश खन्ना जी हैं, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो वही वाली बात है कि अगर डिवोर्स ले लेते वो अपनी वाइफ से, या उनकी वाइफ डिवोर्स ले लेती, तो शायद इनकी शादी हो जाती और इनकी लाइफ में भी एक इनको ऑफिशियली वाइफ का एक ठप्पा लग जाता, जिनसे इनकी लाइफ में इनको ये इमोशनल स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, ये फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। अब वकीलों को इतना पैसा देना, इतने बार हाई कोर्ट तक इनका मैटर गया हुआ है,
तो वकीलों को फ़ीस देना, बेस्ट से बेस्ट लॉयर, तो कितना कुछ पैसा इनका जा रहा होगा। अब थैंकफुली ये थोड़ी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगी, अगर ये भी नहीं होती तो कहाँ से केस होता। और स्टार्टिंग में तो सब लोग आते हैं हेल्प के लिए, मदद के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने के लिए केस, लेकिन कोई कब तक लड़ता। फ्री का केसेस में ये फिल्मों में ही होता है कि फ्री के केसेस लड़ने पर भी आपको जो है बहुत अच्छे से आपको वकील जो है वो आपके लिए फ़ाइट करते हैं। तो ये तो खैर ये सब वेब सीरीज़ और फिल्मों में ही होता है, बट असल ज़िंदगी में कोई मुफ्त में आजकल खुद के अपनों को पानी नहीं पिलाता। तो यहाँ तो भाई सबको रोटी खानी है, तो भाई पैसा तो चाहिए होगा ना, कब तक। तो खैर ये तो चलता ही रहेगा। मैंने फिर उन्होंने कई और भी चीज़ों को क्लेरिफाई किया राजेश खन्ना की, और बताया कि वो काफ़ी जेंटलमैन थे और मेरे साथ वो काफ़ी अच्छे थे, और काफ़ी हमारा जो था क्यूट रिलेशनशिप था। अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी बात करी। उन्होंने बताया कि कभी भी उन्होंने ऐसा कोई भी दुर्व्यवहार मेरे साथ नहीं किया, और काफ़ी अच्छे से वो रखते थे और किसी के बारे में ना बुरा बोलते थे, और किसी महिला की वो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो उनकी कुछ अच्छाइयाँ जो हमारे सामने अभी तक नहीं आई थी राजेश खन्ना जी की, वो भी उन्होंने बताई। अब ठीक है, वो इंसान ज़रूर अच्छे होंगे, जेंटलमैन होंगे, लेकिन जाने अनजाने में ये कुछ चीज़ें हो गई। अब इसमें हम किसकी गलती बोलें, किस्मत की बोले, राजेश खन्ना जी की बोलें, डिम्पल जी की बोलें, या अनीता जी की बोलें। बट खैर जो भी है कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, और बहुत सारी महिलाओं को ये सीखना चाहिए कि एक शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़कर वाकई ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, बुढ़ापे तक के लिए ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और ये उदाहरण अनीता जी की लाइफ से आपको देखने को और सीखने को मिल सकता है। तो खैर और तो कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे पास इनके लिए कहने को। और अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं, इनके पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप सुनिएगा और जानिएगा, और अपना आपका क्या खुद का ओपिनियन है अनीता जी के लिए। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि भाई इसकी गलती है, क्या ज़रूरत थी इसको शादीशुदा आदमी से जो डिवोर्सी नहीं है उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की, क्या प्यार में पड़ के क्या कर लिया, इसी की गलती है। वो आप बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए वही वाली बात है कि इश्क इंसान को दिमाग से निकम्मा पैदल सब कुछ कर देता है, और उसके बाद जो हमें ये बातें जब समझ में आती है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए लड़के लड़कियों सुन लो, इस तरह के ख़तरनाक रिश्तों से दूर रहो। और बस इसी मकसद के साथ जो है मैंने ये वीडियो बनाई थी। अब ऐसा मेरा कोई हेट नहीं है किसी के लिए भी, और मैं किसी के लिए भी वो नहीं हूँ कि भाई ये गलत है वो गलत है। डिम्पल जी अपनी जगह से सही होंगी, ये अपनी जगह पर सही हैं, और राजेश खन्ना साहब अपने इमोशंस के हाथों मजबूर थे। क्योंकि जो हमारे इमोशंस होते हैं कभी कभी हमें सच और झूठ के फ़र्क बताने में जो हैं वो हमें ठीक से नहीं गाइड कर पाते। क्योंकि जब हम टू इमोशनल हो जाते हैं लाइफ में, हमारी इच्छाएं, तमन्नाएं, ख्वाहिशें जब हम पर ज़रूरत से ज़्यादा हावी हो जाती हैं, तो हम सच और गलत के बीच में डिफरेंस करना भूल जाते हैं। हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार नहीं यार, एक ही ज़िंदगी मिली है, एक बार सेल्फिश तो होना बनता है। कब तक मैं दूसरों के लिए जीऊँगा या जीऊँगी, एक बार तो मुझे अपने बारे में सोचना बनता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जब हम कई बार अपने बारे में सोचते हैं तो हम गलत ही साबित हों, या ज़रूरी ऐसा भी नहीं है कि हम जब अपने बारे में सोचते हों तो हम सही साबित होते हैं। हर चीज़ का कहीं ना कहीं कनेक्ट हमारी डेस्टिनी से होता है, और वही हमें नहीं पता होता। बट खैर इंसान का काम है प्रिकॉशंस रखना, और ऐसे इंसिडेंट से हमें सीखना चाहिए और गौर करना चाहिए, और जो है अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार तो सोचना बनता है बॉस। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।